नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत को सुपर पावर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सेना, पैसा या ज्ञान? किस चीज़ से भारत सुपर पावर बन सकता है? तो आज हम जानेंगे कि भारत को ज्ञान की ताकत से आगे बढ़ाने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया है। यद्यपि भारत को सुपर पावर बनाने के लिए ज़रूरत तो हमें इन सभी चीज़ों में स्ट्रॉन्ग बनने की है, लेकिन फिर भी आज हम ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि भारत को ज्ञान समृद्ध बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा आयोग बनाया गया है, उसके कार्य क्या हैं, उसकी आवश्यकता क्या है और यह कब बनाया गया, किसकी अध्यक्षता में बनाया गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्ञान समाज क्या है। तो ज्ञान समाज वह समाज है जहाँ ज्ञान का सृजन, प्रसार और उपयोग आर्थिक व सामाजिक विकास का आधार हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान किसी विषय की जानकारी होती है। ज्ञान एक अनुभव है जो हम पढ़ाई, सीखने और जीवन के अनुभवों से प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान कोई टेंजिबल थिंग नहीं है जिसको हम छू सकें। यह एक इंटेंजिबल है, यह मानव मस्तिष्क की उपज है जो हमें नए नए अनुभवों, प्रयासों और पढ़ाई इन सब से प्राप्त होता है। तो ज्ञान समाज वह समाज है जहाँ ज्ञान का सृजन किया जाता है, यानी ज्ञान को बनाया जाता है नए नए शोध करके, विचार करके, पढ़ाई करके, नए नए अनुभवों से हम ज्ञान का सृजन करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं। फिर उसी ज्ञान को एक दूसरे तक पहुंचाना, यह ज्ञान का प्रसार होता है। फिर उसके उपयोग से हम कोई ऐसा विचार बनाते हैं, कोई ऐसा उपकरण बनाते हैं या कोई ऐसा प्रोसेस बनाते हैं जो हमारे काम हो, तो वो ज्ञान का उपयोग है। उसके बाद आर्थिक विकास में भी ज्ञान बहुत उपयोगी है। सामाजिक विकास के लिए भी ज्ञान का उतना ही महत्व है। अब कोई आपसे पूछे कि ज्ञान का महत्व क्या है या ज्ञान समाज का महत्व क्या है, तो सबसे पहले आपको बता देना है कि आर्थिक विकास का मुख्य स्रोत है। ज्ञान क्या है? आर्थिक विकास का मुख्य स्रोत है। अगर हमारे पास ज्ञान होगा तभी हम आर्थिक रूप से प्रगति कर सकेंगे, नए नए उपकरण बनाकर, नई नई सेवाएं देकर। नवाचार एवं अनुसंधानों को बढ़ावा। जितना ज़्यादा ज्ञान जिस देश के पास होगा वो उतने ही ज़्यादा नए नए उपकरण बनाएगा, नए नए अनुसंधान करेगा, नई टेक्नोलॉजी विकसित करेगा और अन्य देशों तक इसका उपयोग करके लाभ अर्जित करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग। जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उस सब में भी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण उपयोग है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तो हम इन सब चीज़ों को संचालित नहीं कर पाएंगे। भारत में क्या आवश्यकता है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा में स्थान बनाना। अभी हम देख सकते हैं कई देश हमसे आगे हैं टेक्नोलॉजी में, तो अगर हम जितना ज़्यादा हमारे पास ज्ञान होगा उतना ही ज़्यादा हम सृजन कर पाएंगे और उन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। डिजिटल इंडिया की नींव। अभी भारत में अधिकतर लोग साक्षर नहीं हैं, लेकिन अगर सब लोग साक्षर हो जाएंगे, सबके पास ज्ञान होगा, तो वे अर्थव्यवस्था में उतना ही योगदान दे पाएंगे और ये उपकरणों का भी यूज़ कर पाएंगे, जिससे भारत में डिजिटलाइजेशन होगा। उसके बाद शिक्षा व रोजगार में सुधार। अगर हमारे पास ज्ञान होगा तो हम शिक्षा की नई नई पद्धति और नए रोजगार के अवसर भी बना सकेंगे। अब भारत को एक ज्ञान आधारित समाज के रूप में विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बनाया गया। देखते हैं यह आयोग कब बना और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 2005 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। अध्यक्ष कौन थे इसके? सैम पित्रोदा। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कब बना और किसकी अध्यक्षता में बना। तो आपको बताना है कि यह 2005 में बना। कब बना? 2005 में बना। और किसकी अध्यक्षता में बना? तो सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में बना। सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में बना। उसके बाद इसका कार्यकाल कितने वर्ष का रहा? यह एकदम लगातार चलने वाला आयोग नहीं था, यह कुछ समय के लिए बनाया गया। तो यह 2005 से 2009 तक 4 वर्ष के लिए बनाया गया। कितने वर्ष के लिए बनाया गया? 4 वर्ष के लिए बनाया गया। इसका कार्यकाल 2005 से 2009 तक का था।
और यह सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में बनाया गया। अब इसके कुछ उद्देश्य थे। तो इसके उद्देश्य हैं भारत को ज्ञान आधारित समाज में बदलना, यानी भारत में अधिक से अधिक लोग साक्षर हों और ज्ञान को महत्व दें, सीखें, समझें, नए नए आविष्कार करें, जिससे संपूर्ण राष्ट्र का विकास हो सके। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय था। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री ने इसको बनाया था और इसके इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? सैम पित्रोदा को बनाया गया। शिक्षा, विज्ञान, कृषि एवं पुस्तकालय क्षेत्र में सुधार हेतु सिफारिशें। इस आयोग ने क्या काम किया? शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पुस्तकालय के क्षेत्र में सुधार हेतु सिफारिशें दी इस आयोग ने। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसके मुख्य उद्देश्य थे ज्ञान तक पहुंच, यानी सभी नागरिकों की जो इस देश में रह रहे हैं उन तक ज्ञान संसाधनों का सामान पहुंचे। अब ज्ञान संसाधन क्या है? मुख्यतः पुस्तकें हैं। उसके बाद आज के युग में इंटरनेट जो एक महत्वपूर्ण ज्ञान का एक रिसोर्स बन गया है, ये सभी नागरिकों तक पहुंचे। डिजिटल डिवाइड को कम करना। अब डिजिटल डिवाइड क्या है? डिजिटल डिवाइड का अर्थ होता है समाज के उन लोगों में अंतर जिन्हें डिजिटल तकनीक की सुविधा मिलती है और जिन्हें नहीं मिलती। अर्थात जिसको मोबाइल चलाना आता है या जो इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर इनके बारे में समझ रखता है, इनका उपयोग कर सकता है, और एक वर्ग वो जो इन चीज़ों से एकदम नासमझ है, उसको इनका उपयोग करना नहीं आता। तो डिजिटल डिवाइड उसी को कहते हैं कि जो लोग डिजिटल उपकरणों का यूज़ करना जानते हैं और जो लोग नहीं जानते, तो यह अंतर अभी बहुत बड़ा है। इसको कम करना, डिजिटल डिवाइड को कम करना। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ग्रामीण क्षेत्र तक इंटरनेट की उपलब्धता अच्छे से हो और सार्वजनिक पुस्तकालयों का विस्तार हो। यह इस ज्ञान आयोग के मुख्य उद्देश्य थे। और फिर इसने शिक्षा में सुधार हेतु भी कार्य किए। तो उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार किया जाना, यह इस आयोग की सिफारिशें थीं। व्यावसायिक शिक्षा भी इंक्लूड होनी चाहिए कि व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए स्कूलों, कॉलेजों में। अनुसंधान एवं विकास में निवेश, जितना भी हमारा जो निवेश होता है उसका एक अच्छा भाग अनुसंधान यानी नई नई खोजों एवं विकास के कार्यों में होना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, अगर उन्हीं को सही से एजुकेट करना नहीं आएगा, उन्हीं सही नॉलेज नहीं होगी कैसे विद्यार्थियों को ज्ञान देना है, तो इसके लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाए। यह इस आयोग की सिफारिश थी। उसके बाद नवाचार। नवाचार यानी इनोवेशन, कोई भी नई चीज़ विकसित करना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार अर्थात नए खोज, नई तकनीक विकसित करना या फिर जो पुरानी तकनीक है उनको बेहतर बनाना। स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास, जो जैसे कि उद्योग हैं, स्टार्टअप किसे कहते हैं पहले तो हम ये समझ लेते हैं। स्टार्टअप मतलब नए और अनोखे विचार से शुरू किया गया छोटा लेकिन तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय। जैसे कि हमको एक आइडिया आया और हमने सोचा इस आइडिया को बिजनेस में चेंज करते हैं, तो इसी को स्टार्टअप कहते हैं। किसी चीज़ का आइडिया लाना और फिर उससे कोई नया बिजनेस खड़ा करना, इसको स्टार्टअप कहेंगे। और इकोसिस्टम का मतलब होता है ऐसी संस्था और सुविधा का नेटवर्क जो मिलकर किसी स्टार्टअप को शुरू करने और बढ़ाने का कार्य करते हैं। ऐसी संस्थाएं होती हैं और ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टअप को बढ़ाने में सहयोग करें, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम उसी नेटवर्क को कहते हैं। उसके बाद बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण, जो जैसे कि आपके आईपीआर के अंतर्गत कॉपीराइट है, पेटेंट है, इन सभी को एकदम तरीके से लागू किया जाए, इससे ही नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। उद्यमशीलता को प्रोत्साहन, उद्यमशीलता यानी कि नया विचार बनाना और अपने व्यवसाय को शुरू करना, तो उसको प्रोत्साहन दिया जाए। उद्यमशीलता को, नए नए बिजनेसेस को प्रोत्साहन दिया जाए, इसके लिए सब्सिडी आदि की व्यवस्था की जाए। एनकेसी ने कुछ सिफारिशें भी दी। तो एनकेसी ने मुख्य सिफारिशें क्या दी? राष्ट्रीय लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना, यानी कि भारत में जगह जगह लाइब्रेरीज बनाई जाएं। उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी का विकास। अब डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी होती है जिसमें जो पत्र पत्रिकाएं, किताबें आदि डिजिटल फॉर्म यानी पीडीएफ के रूप में, ई बुक के रूप में, ऑडियो और वीडियो के रूप में उपलब्ध हो, तो इनका विकास किया जाए। ओपन एक्सेस पॉलिसी लागू करना, यानी कि डिजिटल किताबें, जो पीडीएफ वगैरह शैक्षणिक सामग्री है,
इसको फ्री में सभी को उपलब्ध कराना, ये ओपन एक्स पॉलिसी है, यानी उसके लिए किसी प्रकार की फीस पैसा ना लेना। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, यानी कि जो सरकारी काम है, सेवाएं हैं, उनको ऑनलाइन उपलब्ध कराना। उसके बाद ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे शैक्षणिक संसाधन जो इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध हो और जिनका उपयोग कोई भी कर सके, कोई भी पढ़ सके, उनको शेयर कर सके, यानी मुफ्त में शिक्षण सामग्री। उसके बाद ज्ञान नेटवर्क की स्थापना करना, जगह जगह लाइब्रेरी और ये सब डिजिटल लाइब्रेरी का विकास करना। उसके बाद अनुवाद मिशन प्रारंभ करना। भारत में कई तरह के लोग हैं जो अलग अलग भाषाएं समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो उनके लिए किताबों को ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना। अब चूंकि हम लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो उसमें हमको पुस्तकालय विकास में एनकेसी का योगदान, यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन का योगदान देखना है। तो लाइब्रेरी के लिए एनकेसी ने क्या योगदान दिया? तो नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना का प्रस्ताव दिया। उसके बाद सभी पुस्तकालयों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना, यानी कि जो पुस्तकें हैं वो ऑनलाइन भी उपलब्ध हो सकें। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की नींव, इसने नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज जो 2012 में हुआ था, उसकी नींव रखी। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। डिजिटल पुस्तकालय पर बल देना। ओपन एक्सेस रिसोर्सेस, यानी कि फ्री में इंटरनेट पर शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराना। पुस्तकालय स्वचालन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन की सिफारिश, यानी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर की मदद से जैसे किताबें जारी करना, रिकॉर्ड वगैरह रखना, यह सब हो सके, इसी को ही पुस्तकालय स्वचालन कहते हैं। इसके बाद इनफ्लिब नेट, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ये क्या है? ये एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो क्या काम करता है? यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेज की लाइब्रेरीज़ को आपस में जोड़ता है। किसके माध्यम से? ई बुक्स के माध्यम से, ई जर्नल्स के माध्यम से। ये एक नेटवर्क है, इनफ्लिब नेट। और यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा स्थापित किया गया था इनफ्लिब नेट को। इसी तरह डेल नेट क्या है? तो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ये क्या है? ये लाइब्रेरीज का एक नेटवर्क है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। डेल नेट का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। ये क्या करता है? अलग अलग लाइब्रेरीज को जोड़ता है, बुक्स रिसोर्सेज को शेयर करता है। ये सब इनफ्लिब नेट और डेल नेट के काम है। अब इनफ्लिब नेट और डेल नेट में डिफरेंस क्या है? तो जो इनफ्लिब नेट है वो मोस्टली हमें डिजिटल ज्ञान देता है, यानी कि जो लाइब्रेरीज का जो रिसोर्सेज हैं उन्हें इंटरनेट पर उपलब्ध कराता है। और जो डेल नेट है वो लाइब्रेरीज को आपस में जोड़कर रिसोर्सों को शेयर करता है। अब हम देखते हैं कि फीचर्स क्या थे एनकेसी के। तो स्थापना कब हुई? 2005 में स्थापना हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई? तो सैम पिट्रोदा की अध्यक्षता में हुई। पिट्रोदा। उसके बाद कार्यकाल कितना रहा? तो 2005 से लेके 2009 तक। किस प्रकार का निकाय था? तो कैसा निकाय था? सलाहकारी, एडवाइजरी बॉडी थी, सलाहकारी निकाय था। अब इसका उद्देश्य कोई आपसे पूछे तो भारत को नॉलेजेबल सोसाइटी बनाना, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, ज्ञान तक सबकी पहुंच बढ़ाना, इनोवेशन एंड रिसर्च को बढ़ावा देना, ये सब इसके क्या है? की पॉइंट है। टेक्नोलॉजी पर बल देना, आरटीआई को ठीक से लागू कराना, यूनिवर्सिटीज़ को आपस में लिंक करना, लाइब्रेरी नेटवर्क का विस्तार करना, ये सब एनकेसी के बारे में आज हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।